सब्सक्राइब कीजिए चैनल लर्निंग सेशंस को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट JIB CIB वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट भी कहते हैं या फिर इसको हम इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट भी कह सकते हैं। एंड ये स्टेट करता है कि जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होती हैं बिजनेस के, उनको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए सेपरेटली फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ इट्स ओनर और एनी अदर बिजनेस। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं किसी बिजनेस की, हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे या उन्हीं अकाउंट्स को दर्ज करेंगे जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एंड जो इवेंट्स बिजनेस को छोड़कर किसी और एंटिटी को, पर्सन को या कंसर्न को अफेक्ट करते हैं वो रेलेवेंट नहीं होंगे एंड देयरफॉर दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बिजनेस। एंड ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस की वो मिक्स कर दी जाएंगी विद द ट्रांजैक्शंस ऑफ इट्स ओनर्स और अदर बिजनेसेस, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है किसी बिजनेस की वो बहुत पुअर हो जाएगी एंड वो अपनी जो यूजेबिलिटी है उसको खो देगी। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, ये सभी टाइप के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर कोई कॉर्पोरेशन है। इवन अगर कोई लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता एक बिजनेस को एंड एक ओनर को डिफरेंट एंटिटीज, तब भी ये प्रिंसिपल लागू होगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बिजनेस एंड जो ओनर है वो डिफरेंट है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है एंड वो डिस्टिंक्ट है ओनर से। जो प्रोप्राइटर की एंटिटी है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड जो रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो की जाती हैं कीपिंग इन द व्यू बिजनेस, ना कि प्रोप्राइटर को या फिर फर्म्स को ध्यान में रखकर। एंड जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है ओनर के द्वारा बिजनेस में, वो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी रहती है जो कभी ना कभी बिजनेस को आने वाले फ्यूचर में लौटानी पड़ेगी ओनर को। एंड जो भी पैसा विड्रॉ किया जाता है ओनर के द्वारा उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं। सो प्रॉफिट है जो वो एक लायबिलिटी होता है बिजनेस के ऊपर एंड जो लॉस है वो एक एसेट होता है। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये इसेंशियल भी है किसी फर्म के लिए या प्रोप्राइटर के लिए, बिकॉज ये सेपरेट करता है परफॉर्मेंस को किसी पर्टिकुलर बिजनेस की इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लोज। जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है, किस फर्म की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसको डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट करता है फ्रॉम द इंडिविजुअल। एंड ये हेल्प करता है किसी भी फर्म की या इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल पोजीशन को समझने के लिए, चाहे कितनी भी फर्म्स हो। अगर बिजनेस ये कंसेप्ट है, एंटिटी का कंसेप्ट है, तो हम डिफरेंट फर्म्स की डिफरेंट डेट पर, किसी पर्टिकुलर डेट पर जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसका फाइनेंशियल डाटा है, उसको समझ सकते हैं, उसको असेस कर सकते हैं। एंड आल्सो ये कंसेप्ट इंश्योर करता है कि कोई भी जो बिजनेस एंटिटी है उसको सेपरेटली टैक्स लगेगा। एंड जो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये बहुत ही जनरल है अमंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई कंपनी इस कंसेप्ट को इग्नोर करती है तो वो कंपनी कंपेयर नहीं कर पाएगी अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, परफॉर्मेंस को विद अदर्स इन द इंडस्ट्री। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर एक्वायर किए हैं, रेंट पर लिए हैं। 3 हॉल्स हैं जो उसने रेंट पर लिए हैं एक बिल्डिंग में विद ₹1500 पर मंथ। सभी का जो किराया है वो 1500 है, यानी कि 500 रुपीज पर हॉल है। एंड उसमें से वो 2 हॉल्स को यूज करता है बिजनेस के लिए एंड एक हॉल को यूज करता है फॉर पर्सनल पर्पज। सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ₹1000 ही सिर्फ एप्लीकेबल होंगे एज वैलिड एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अगर कोई ऑनर कुछ पैसा लेंड करता है एज अ लोन टू हिज कंपनी, यानी कि कुछ पैसा, अगर प्रोप्राइटर है तो हम कहेंगे कुछ पैसा लगाता है कंपनी में, तो ये डायरेक्टली रिकॉर्ड की जाएंगी एज अ कंपनीज लायबिलिटी, जो कि कंपनी को या फर्म को आने वाले टाइम में पे बैक करना पड़ेगा ऑनर को। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए
मिस्टर सैम है एक पर्सन, उनकी एक कंपनी है, उनके पास जो मिस्टर सैम है उसके पास दो डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं। एक कार्ड के थ्रू वो जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उनके लिए पेमेंट करता है एंड दूसरे कार्ड से वो पर्सनल जो एक्सपेंसेस है उसके लिए पेमेंट करता है। मान लीजिए उसने 2000 रुपीज पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी का यूजिंग हिज पर्सनल क्रेडिट कार्ड। तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है जो, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट होनी चाहिए थी वो जो कंपनी का क्रेडिट कार्ड है उससे होनी चाहिए थी, लेकिन जो पेमेंट हुई है वो पर्सनल क्रेडिट कार्ड से हुई है। तो बेसिकली कंपनी मानेगी कि एडिशनल कंट्रीब्यूशन है कैपिटल में बाय द पर्सन सैम। सो वो एक लायबिलिटी रहेगी कंपनी के ऊपर कि उसने सैम को 2000 रुपीज पे करने हैं। सो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो रिकॉर्ड होंगी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जो एसेट हमने रिकॉर्ड किया है, जो कॉस्ट प्राइस उस पर हमने रिकॉर्ड करनी है, वो कॉस्ट उसकी जो हमने पे करी है उसको परचेज करने के लिए वो तो होगी ही, साथ में हम उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जो चार्जेस लगे हैं, जो कॉस्ट उसको पड़ी है, चाहे वो फ्रेट चार्जेस हैं चाहे इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वो सभी भी हम उसमें जोड़ेंगे एंड फिर उसको ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे। जो ये कॉस्ट प्रिंसिपल है ये वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग गाइडलाइंस का एंड इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। कॉस्ट प्रिंसिपल ये भी एक रिक्वायर्ड रखता है कि जो एसेट्स हमने रिकॉर्ड करने हैं वो कैश अमाउंट में करने हैं एंड जो उस टाइम पर एक्वायर करने के टाइम पर जो उसकी वैल्यू थी और उसका इक्विवेलेंट वो हमने रिकॉर्ड करना है बुक्स में। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक इक्विपमेंट को एक्वायर किया फॉर एन कैश अमाउंट ऑफ ₹50,000 एंड जो इक्विपमेंट की जो ये कॉस्ट करी जाएगी, रिकॉर्ड करी जाएगी, वो करी जाएगी ₹50,000। अगर उस इक्विपमेंट की जो यूजफुल लाइफ थी वो थी 10 ईयर्स एंड उसकी कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी, यानी कि 10 साल के बाद मान लीजिए उस इक्विपमेंट का हमें कुछ भी नहीं मिलना था, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें 5,000 रुपीज डेबिट किए जाएंगे हर साल फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। जो इसमें इक्विपमेंट की मार्केट वैल्यू है या उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या इन्फ्लेशन है, वो कॉस्ट कोई भी एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है 5,000 रुपीज उसको चेंज नहीं करेगी। जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो रिपोर्ट करेगी जो इक्विपमेंट की हिस्टोरिकल कॉस्ट है माइनस द एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन थी वो। कॉस्ट प्रिंसिपल का ये भी मतलब है कि जो वैल्यूएबल ब्रांड नेम्स हैं या लोगोज हैं जो हमने एक साख कंपनी की डेवलप की है थ्रू एडवर्टीजमेंट, वो जो एसेट्स हैं ऑन बैलेंस शीट उसमें रिपोर्ट नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि जो कंपनी की जो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स हैं वो कंपनी की एसेट्स अमाउंट में इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक ब्रांड नेम को एक्वायर किया गया है थ्रू अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम सम अदर कंपनी, तो वो जो ब्रांड नेम की ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करी जाएगी बैलेंस शीट में एट इट्स कॉस्ट प्राइस। एंड कॉस्ट प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जो भी इनिशियल रिकॉर्ड करना है हमने एसेट का, लायबिलिटी का या फिर किसी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट का, वो उसकी ओरिजिनल एक्वायर्ड कॉस्ट पर ही हम करेंगे। जो प्रॉब्लम है कॉस्ट प्रिंसिपल के साथ वो ये है कि जो रिकॉर्ड करते हैं हम एसेट को, लायबिलिटी को या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, वो हम करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। इट इज सिंपल, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ। एंड इनफैक्ट अगर कोई कंपनी को अपने सभी के सभी एसेट्स जो हैं उनको सेल करना पड़ता है एट द प्राइस रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, तो ये डाटा इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि टाइम के साथ सिग्निफिकेंटली जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गई हो। एंड जो ये कॉस्ट प्रिंसिपल है ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पर अकाउंटेंट्स को ये रिक्वायर्ड होता है कि वो एडजस्टेड वैल्यूज हैं जो रिकॉर्ड करें अमाउंट की एट द फेयर वैल्यूज। जो ये कॉस्ट प्रिंसिपल है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं उनके लिए, क्योंकि जब हमारे पास कंपनी के पास पोजेशन नहीं होगा ज्यादा टाइम के लिए, तो जो ये प्रोबेबिलिटी है कि वैल्यू उनकी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी मार्केटिंग के हिसाब से, तो लिक्विडेशन के टाइम पर ये आसान रहता है। एंड ऑपोजिटली जो ये कॉस्ट प्रिंसिपल है ये लेस एप्लीकेबल है फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कॉस्ट प्रिंसिपल ये इम्प्लाई करता है कि हमें दोबारा से रिवैल्यू नहीं करना है एसेट को, इवन अगर सिग्निफिकेंटली ओवर द टाइम एसेट अप्रिशिएट भी कर गया है। एंड दिस इज नॉट इंटायरली द केस अंडर
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमें अलाउ करते हैं एडजस्टमेंट्स इन द फेयर वैल्यू। द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि जो बिजनेस है, जो अकाउंटिंग है, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हमने एंटर करनी है या रिकॉर्ड करनी है, वो हमने सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करती हैं रेदर देन दी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं की जा सकती अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, जिसका मतलब है कि वो कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर ही नहीं होंगी। इनकी एग्जांपल्स हैं लाइक एम्प्लॉय स्किल लेवल, employee working conditions, product durability, efficiency of administrative processes, etc. जो भी फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स में बिजनेस के, वो क्वालिटेटिव तो हैं लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं है, तो उसके कारण वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, एक हाई लेवल की जो कस्टमर सपोर्ट होती है उससे क्या होगा, कस्टमर की रिटेंशन होगी एंड जो एक प्रोबेबिलिटी है फॉर परचेजिंग अगेन फ्रॉम द कंपनी वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी, जो अल्टीमेटली रिवेन्यूज को इम्पैक्ट करेगी। और यही मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का सबसे बड़ा फ्लो है। इसलिए जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनको पहले करना पड़ेगा हमें कन्वर्ट मॉनेटरी करेंसी में, मनी की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम मॉनेटरी फॉर्म में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकें, तो हम उस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाउएवर, कोई भी मटेरियल ट्रांजैक्शन या इवेंट जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के कारण, उसका क्राइटेरिया फुलफिल ना होने के कारण उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, एंड जहाँ पर उनको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, तो जो सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हम अपने कस्टमर्स को, यूज़र्स को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो बेटर समझ सकें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एंड पोजीशन को कंपनी की, तो जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उनको उन फैक्ट्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को निकाल देती है कंपनी से जिसको वो 1,00,000 रुपया सैलरी देती थी, तो क्या ये ट्रांजैक्शन जो सैक की ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब तक एंटिटी पे करती थी एम्प्लॉय को सैलरी, तब तक जो पेमेंट की जाती थी बतौर सैलरी एम्प्लॉय को, वो एक ट्रांजैक्शन थी, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं है। सो एज अ प्योर डेफिनेशन वी कैन से एनी ट्रांजैक्शन which can be measured in monetary value and are relevant to business transactions will be recorded, and anything otherwise will be left out of the records. कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में, मॉनेटरी वैल्यू के रूप में मेजर कर सकते हैं, एंड जो रेलिवेंट है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए, उनको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, एंड अगर और कुछ भी रह गया है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी पॉसिबल लॉसेस हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं, हमें जिसके बारे में अनसर्टेनिटी है कि वो होंगे, फ्यूचर में लॉस होगा, अगर होगा या नहीं होगा, उनको हमने कंसिडरेशन में लेना है, यानी कि उनको हमने, उनकी ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है अपने अकाउंटिंग बुक्स में। एंड इफ द प्रॉफिट इज एंटिसिपेटेड, यानी कि हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले समय में हमें किसी तरह का प्रॉफिट होगा, तो उसको हमने इग्नोर कर देना है, यानी कि जो प्रॉफिट है
उसको इग्नोर कर देना है, एंड जो आपको लग रहा है लॉस है, उसकी अनसर्टेनिटी भी है, फिर भी आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं, या फिर इसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस भी कह सकते हैं। सो कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी हमारे एसेट्स हैं, जो सारे के सारे एसेट्स हैं या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं बुक में, वो अकाउंट में स्मॉल होने चाहिए, जबकि जो लायबिलिटीज हैं उनका नंबर लार्ज होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये है कि जो रेवेन्यू है हमें उसने सिर्फ तब रिकॉग्नाइज करना है ओनली व्हेन दे आर सर्टेन, यानी कि पक्का हमें पता है कि होने वाले हैं, तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें रीजनेबली जब भी पॉसिबल है, एज सुन एज हमें पता लगता है या अनसर्टेनिटी लगती है, तो जो एक्सपेंसेस है उन्हें हमने रिकॉग्नाइज कर लेना है। रिकॉग्निशन से मतलब है कि उन्हें अपनी जो बुक्स हैं उनमें रिकॉर्ड कर लेना है। जो कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है, ये जो रिकॉग्नाइज करने हैं हमने, एस्टिमेट्स रिकॉग्नाइज करने हैं, उन पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में जो कलेक्शन स्टाफ है वो बिलीव करता है कि जो उनको पैसा वापस मिलने वाला था, यानी कि जो उन्होंने पैसा वापस करना है, उनमें 2% के जो बैड डेब्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, लुकिंग एट दी हिस्टोरिकल जो ट्रेंड है कंपनी का उसको देखकर। लेकिन जो सेल स्टाफ है वो कहता है कि जो आपके बैड डेब्ट हैं वो 5% हो जाएंगे, बिकॉज जो इंडस्ट्री की सेल है वो काफी ज्यादा गिर चुकी है। तो इस केस में हम 5% वाली जो ज्यादा अमाउंट की फिगर है उसको कंसीडर करेंगे वाइल क्रिएटिंग। हम करेंगे जब कोई डाउटफुल रिजर्व्स क्रिएट करेंगे या कुछ भी क्रिएट करेंगे ऐसा, तो हम 5% वाली फिगर को कंसीडर करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए दिसंबर 2017 में करण का एग्रीमेंट हुआ किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ कि उसने कोई कार परचेज करनी है उस कंपनी से इन जनवरी 2018। लेकिन अगर ये एक जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसके लिए एक खुशखबरी है, लेकिन वो उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी रीजन से, अनफॉर्चुनेट रीजन के कारण जनवरी में जो उनकी डील होने वाली थी वो कैंसिल हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट जो ये एंट्री है वो ऑटोमोबाइल कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगी। एक और एग्जांपल है कि अगर उसी ऑटोमोबाइल कंपनी से कोई कार डिसअपीयर हो जाती है तो वो एक पॉसिबिलिटी लेकर चलेगी ऑटोमोबाइल कंपनी की वो कार में भी चोरी हो गई हो एंड कभी भी वापस ना मिले। सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या होगा कि जो ये चोरी हुई है या डिसअपीयरेंस हुई है कार की, इसको एक एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा एंड इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसी मंथ में जब ये हैपनिंग हुई है। जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है ये कहता है कि हमें प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए फॉर डाउटफुल एसेट्स। जो भी डाउटफुल एसेट हैं जिनको लगता है कि आपकी जिनकी भरपाई नहीं होने वाली आने वाले टाइम में, उनके लिए आपको प्रोविजंस क्रिएट करनी चाहिए। कंटिजेंसी रिजर्व्स भी क्रिएट करनी चाहिए। अगर फ्यूचर में लगता है किसी कंपनी को कि आने वाले फ्यूचर में किसी तरह का लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई के लिए कुछ रिजर्व्स भी क्रिएट करने चाहिए। एंड जो वैल्यू ऑफ स्टॉक हमने काउंट करनी है वो हमने कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करनी है या फिर मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करनी है। जो भी इन दोनों में से प्राइस लोअर होगा उस पर ही आपकी वैल्यू ऑफ जो स्टॉक है वो कैलकुलेट होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन. I hope you would have liked the video. This accounting concept has some more videos, so keep in touch and subscribe to our channel for more videos like this.